अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो क्या था? कंट्रोल कंपोनेंट्स। हमने जी रिएक्ट जेएस फॉर्म्स क्रिएट किए थे और हमने ये देखा था कि फॉर्म्स को रिएक्ट एप्लीकेशन में क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, एक बाय यूजिंग कंट्रोल कंपोनेंट और एक बाय यूजिंग अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो हमने जी सर। लास्ट जो वीडियो थी, लास्ट जो लेक्चर था, उसमें ये देखा था कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स के थ्रू हम रिएक्ट फॉर्म्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज ठीक हम है। लोग देखेंगे कि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स के थ्रू हम रिएक्ट फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द जी अनकंट्रोल्ड, मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को जब हम कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे रिएक्ट जेएस में, कि कंट्रोल जी कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें हम स्टेट का यूज करते हैं जब भी हम जी सर। फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में हम स्टेट्स का यूज नहीं करते, हम रेफ्स का यूज करते हैं फॉर्म्स के यस। इनपुट को चेंज करने के लिए। ठीक ठीक है ना? ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो जस्ट लाइक एचटीएमएल फॉर्म जो होता था हम बनाते थे, जब हम एचटीएमएल में वर्क करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से होता था। ठीक है ना? यस। तो आज हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स के थ्रू रिएक्ट जेएस के फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, अपने प्रोजेक्ट को वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। दोबारा से इसे डिलीट कर लेते हैं। तो मैं ऐप डॉट में वर्क करता हूँ तो एरर आता है। किसमें? अगर मैं ऐप डॉट जीएस में यही काम करूँ ना, हाँ, तो उसमें एरर आता है। इंडेक्स डॉट जीएस पे तो चल जाता है, इंडेक्स डॉट लेकिन ऐप जेएस में डॉट तो चल जीएस। ही जाएगा। ऐप डॉट जेएस को जब तक इंडेक्स में नहीं डालोगे तो कैसे चल जाएगा? इंडेक्स तुम्हारी मेन फाइल है, ऐप तो तुम अपनी मर्जी से बना रहे हो ना। ये जो आपकी जब भी रिएक्ट एप्लीकेशन ओपन होगी ब्राउजर में तो यहाँ पर आपकी इंडेक्स डॉट जेएस ही आएगी लोड होकर के, ऐप डॉट जेएस नहीं आएगी। ठीक है ना? ऐप डॉट जेएस आप नहीं ला सकते। आप जो आपकी मेन फाइल होती है रिएक्ट एप्लीकेशन की वो रिएक्ट इंडेक्स डॉट जेएस होती है। ठीक है ना? नहीं, मैं ये बोल रहा था जैसे कि हम फॉर्म बना रहे हैं ऐप डॉट जीएस में और उसको रेंडर करा रहे हैं इंडेक्स डॉट जीएस में। तुमने फॉर्म बनाया ऐप डॉट जेएस में और उसे जी और इंपोर्ट करा लिया इंडेक्स में। हाँ, तो क्यों जी नहीं सर। चलेगा? किसने कह दिया नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊं? यही यही दिक्कत, मैंने यही ऐसे ही करके देखो दिखाई मैं थी। दिखा देता हूँ। मैंने तुम्हें 10 बार तो बता दिया कि मान लो कि ये इंडेक्स डॉट जेएस है, मैंने इसे कट कर लिया पूरे को। ठीक है ना? एक ऐप डॉट जेएस नाम से फाइल है, उसमें जाकर के मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है? ये जो है ठीक। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, इसे हम हटा देंगे। हम यहाँ पर ऐप कंपोनेंट बना देते हैं और जो आपकी इंडेक्स फाइल थी उसमें हम लोग बॉयलर प्लेट को नहीं दे रहा। हाँ, इधर हम बना लेते हैं इंडेक्स कंपोनेंट। अब यहाँ पर आप एक काम करो, IMRD लिखो और import ऐप फ्रॉम ऐप, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब जो ऐप कंपोनेंट है उसे आप यहाँ पर डाल दो। ठीक है ना? ये वाली लाइन जो थी हमारी, इसे कट कर लो यहाँ से। और तो कुछ चेंज नहीं करना, और एक ये चेंज करना है, यहाँ से इसे हटा दो, ये यहाँ पर पेस्ट कर दो। फाइल, सेव ऑल। अब देखना रन हो जाएगा। ये कहाँ गया? ये आ गया रन होकर के। जी सर। ठीक है। तो इसमें करना क्या था? फाइल में कोड ही तो डालना है, और क्या करना है? या तो तुम सीधे कॉपी पेस्ट करते हो मेरा कोड, लॉजिक को नहीं समझते नहीं हो मैं कि मैं कहाँ से मैंने कॉपी कर रहा हूँ, कहाँ पे डाल रहा हूँ। मैंने ये वाला जो दिखा नहीं था, ये रेड डॉट ऑफ रेंडर है ना, हाँ, तो मैंने उस फाइल में यहाँ से जब इंपोर्ट तक करके ये नहीं निकाला। करोगे तब तक आप ये उस फाइल में डाल दिया हुआ इसमें। हाँ हाँ, तो हाँ, ये तो इसी देखा में करो डाला कि था। मेन फाइल कौन सी है। मेन फाइल में नहीं डालोगे तो कहाँ से चलेगा? ठीक। चलो छोड़ो इस चीज को, हम अपना अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। मैं जो ये कोड है ये ऐसे के ऐसे ही रहने दे, हटा देता हूँ इसे। इससे हटा देते हैं, यहाँ पर फ्रेगमेंट रखते हैं। और अब हम एक H2 लेते हैं, H2,
react forms using अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। इसके बाद फॉर्म लेते हैं। फॉर्म में मैं क्या करूंगा, आपके इनपुट फील्ड ले लूंगा। पहला इनपुट फील्ड लेते हैं टेक्स्ट का टाइप, टेक्स्ट, और वैल्यू अभी मत लो, वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, वैल्यू छोड़ो, पहले मैं दूसरा वो और ले लेता हूं। सबमिट। अब देखो, पहले मैं ये करने से पहले, इसमें अनकंट्रोल कंपोनेंट क्रिएट करने से पहले तो मैं समझा देता हूँ कि अनकंट्रोल कंपोनेंट्स में जब हम यूज करते हैं रिएक्ट फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए, तो जो रैप्स मैंने कही थी ना, रैप्स का यूज करते हैं। तो रैप्स क्रिएट कैसे करते हैं और एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है, क्लियर? ठीक। तो देखो, द अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट इज सिमिलर टू द ट्रेडिशनल HTML फॉर्म इनपुट। ये HTML फॉर्म इनपुट जैसे हम लेते थे जब हम HTML में वर्क करते थे, और उसमें जब फॉर्म इनपुट लेते थे, बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। द डॉम इटसेल्फ हैंडल्स द फॉर्म डेटा। इसमें जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है वही फॉर्म के डेटा को हैंडल करता है। Here the HTML element maintain their own state that will be updated when the input value changes। यहाँ पर जो HTML एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ये जो है ये अपनी स्टेट खुद ही मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, जब भी इनमें इनपुट वैल्यू चेंज होती है। टू राइट एन अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट वी नीड टू यूज अ ref टू गेट फॉर्म वैल्यूज फ्रॉम द DOM। हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में ref का यूज करते हैं फॉर्म की वैल्यूज को लेने के लिए DOM से। इन अदर वर्ड, देयर इज नो नीड टू राइट एन इवेंट हैंडलर फॉर एवरी स्टेट अपडेट। मतलब यहां पर अगर हमारी जब भी स्टेट अपडेट होगी उसके लिए हमें एक इवेंट हैंडलर लिखने की जरूरत नहीं है। वी कैन यूज अ ref टू एक्सेस द इनपुट फील्ड वैल्यू ऑफ द फॉर्म फ्रॉम द DOM। हम खाली ref की मदद से ही इनपुट फील्ड की वैल्यू को फैच कर सकते हैं। refs को क्रिएट करने के लिए हम react डॉट क्रिएट refs इस तरीके से एक मेथड यूज करते हैं एंड इसे अटैच कर देते हैं रिएक्ट एलिमेंट के लिए, रिएक्ट एलिमेंट से वाया रेफ एट्रीब्यूट। रिएक्ट एलिमेंट से मतलब अगर हम एक रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ के थ्रू एक रेफ क्रिएट करेंगे, यानी कि ये, तो जब भी हम इसे क्रिएट करेंगे तो हम उसे अटैच कैसे करेंगे, रेफ्स के थ्रू। तो अब मैं रेफ्स यहां पे क्रिएट करूंगा। इसके साथ हम एक फंक्शन दे देते हैं, टेक्स्ट फैच इनपुट, ठीक है ना। फैच इनपुट नाम से मैंने एक रेफ क्रिएट कर दी है। यहां तक दिक्कत मैंने क्या कही थी, इनपुट जो आपका होता है, मतलब रिएक्ट का जो एलिमेंट होता है ये वाला, उसमें आप दिस डॉट मतलब रेफ नाम से एक एट्रीब्यूट पास करते हो और उसमें वो फंक्शन पास कर देते हो जिसमें आप रेफ्स को क्रिएट करोगे। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, अब हम रेफ्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ से हटाता हूँ इसे मैं एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, कंस्ट्रक्टर सुपर इसमें प्रॉप्स पास कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है प्रॉप्स इसमें डालने के लिए कंस्ट्रक्टर में। हाँ, देना चाहो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी दे दिया है। अभी मैं देखना, अभी मैं ये कि क्यों ले रहा हूँ इसका मैं बाद में बता दूंगा कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ।
ठीक है ना। अब जो हमारी रेफ्स क्रिएट होगी वो कहाँ क्रिएट होगी, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है कहाँ सर। क्रिएट होगी, इस कंस्ट्रक्टर के अच्छा अंदर, सर। स्टेट के बाहर इधर। तो आपने जो ठीक। ये लिया था ना रेफ्स को क्रिएट करने के लिए, ये कॉपी करो, ये यहां रख दो, और इसमें ही दे दो रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। अब आप क्या करो, अब आप यहां पर एक जो मतलब इससे आप इनपुट बटन पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास डेटा कैसे आएगा। बटन पर जैसे क्लिक करोगे। हाँ बताओ मेरे को। अरे मैंने ऑन। बताया तो है, ऑन, ऑन। ऑन क्लिक लिख दो। ऑन क्लिक। ऑन चेंज आएगा ना, बटन के लिए तो ऑन क्लिक होता है। ऑन चेंज का को आएगा, इनपुट फॉर्म के अगर डेटा को चेंज इनपुट करने टाइप के लिए। टेक्स्ट होता है तब ऑन चेंज आता है, और वो भी अच्छा। कंट्रोल्ड कंपोनेंट में आता है। देखो ठीक। इसमें ऑन क्लिक ले लो, चाहे यहाँ पे ऑन सबमिट दे दो, बात वही है। ठीक है ना, चाहे आप यहाँ पर बटन ले लो और बटन में ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर पास कर दो, चाहे आप इनपुट में लेकर के ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर पास कर दो, चाहे आप अगर आप इनपुट ले रहे हो फॉर्म के अंदर तो ऑन सबमिट पास कर दो, वो सारी बात एक ही है। दिस डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है ना, ये ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक मेथड बनाता हूं गेट टेक्स्ट नाम से। रैप हमेशा कंस्ट्रक्टर के नीचे ही आएगा, अंदर क्या, ही आएगा जो आपने लगाया ना, दिस डॉट फैच इनपुट, ये रैप के अंदर ही आएगा जो हम ये कंस्ट्रक्टर रेफ को से फैच। कौन सा मतलब, ये वाला ये फैच इनपुट मतलब, देखो वहां पर तो तुम क्या करते थे, तुम वैल्यू पास करते थे और वैल्यू में दिस डॉट स्टेट करके जो भी लिखना होता था वो कर देते थे। लेकिन यहां पर जब आप अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज करोगे तो आप उस हर इनपुट में रेफ क्रिएट करोगे जिस इनपुट की वैल्यू को आप फैच करना चाहते हो। जैसे मेरे को अभी इसकी करनी थी तो मैंने रेफ दे दिया दिस डॉट फैच इनपुट, और इसके लिए रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ नाम से रेफ क्रिएट कर दी। ठीक है। अब गेट टेक्स्ट में ई करो, ई क्यों किया है, ताकि वो डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करे। होता है ना, मैंने बताया था ना, मैंने बताया था ना लास्ट टाइम पे कि जो फॉर्म होता है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है जब हम सबमिट करते हैं उसे। फिर एक ऑब्जेक्ट भी तो पास, आउटपुट में ऑब्जेक्ट भी तो आता है जब हम ये लगा देते हैं। आउटपुट में ऑब्जेक्ट आता है, जब हम बटन, जैसे आपने कल बताया था इवेंट लिसनर हैंडल कराता है, एक बटन बनाई तो उसके अंदर ई पास कराता, हाँ ई तो डॉट ई टारगेट पास डॉट तो वैल्यू किया, ई करके। पास तो किया, यहाँ पे ये रहा, किया तो है। शुरू चल रहा था ना, मेरा नेट आया नहीं था। अच्छा, जो वैल्यू आएगी दिस डॉट क्या लगाया था मैंने, फैच इनपुट, फैच इनपुट डॉट करंट, अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ है, और हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे प्रिंट करा दे ऊपर ही, नहीं करा दी। यहीं पे करा दें, h3 दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू, चेक करते हैं। प्लेस होल्डर दे देते हैं। अभी मैं बता दूंगा, सारा एक्सप्लेन कर दूंगा क्या हो रहा है यहाँ पे। एंटर नेम, आ गया हमारा। ठीक है, देखो सुनो, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें यहाँ तक तो समझ में आया था, हमने रेफ्स क्रिएट कर ली थी। इसके बाद मैंने क्या किया, जब मैं इनपुट बटन पे क्लिक करूंगा मतलब सबमिट करूंगा फॉर्म को, तो हमारा ये वाला मेथड रन हो जाएगा।
ऑन क्लिक करने पे। तो गेट टेक्स्ट नाम से मैंने मेथड क्रिएट करा और उसमें एक इवेंट पैरामीटर पास किया, किस लिए, ताकि वो जब फॉर्म सबमिट होता है तो फॉर्म हो जाता है रिफ्रेश। तो उसके इसी बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमने इवेंट पैरामीटर पास किया। ये इवेंट पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है प्रीवेंट डिफॉल्ट मेथड, जो कि क्या करता है, किसी भी HTML एलिमेंट के जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, जैसे कि बटन क्लिक होता है, ये उसका बिहेवियर है, उसको रोक देगा। जैसे लिंक है, जब हम क्लिक करते हैं वो दूसरे पेज पे जाती है लेकर के हमें, उसको रोक देगा। जैसे फॉर्म है, वो रिफ्रेश हो जाता है सबमिट पे, तो उसके भी बिहेवियर को रोक देगा ये करने से। ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया, दिस डॉट सेट स्टेट लगाया। क्यों स्टेट स्टेट लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी ना बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी आ रही थी और हमें यहाँ पर वो डिस्प्ले करवानी थी। ठीक है ना, यहाँ पर ये वैल्यू डिस्प्ले करवानी थी। तो मैंने क्या किया, दिस डॉट सेट स्टेट लिया। दिस डॉट सेट स्टेट में हमने वैल्यू ली, जो हमारी वैल्यू थी उसके अंदर दिस डॉट फैच इनपुट, जो हमने रेफ क्रिएट करी थी वो। अब जब भी आप रेफ क्रिएट करते हो, रेफ क्रिएट करते हो और उसकी जिस एलिमेंट पे आप रेफ क्रिएट कर रहे हो उसी की वैल्यू आपको लेने, तो करंट नाम से एक प्रॉपर्टी आपको लगानी ही पड़ेगी, तभी आपकी इस करंट रेफ की ही वैल्यू आएगी फैच होकर के, और किसी रेफ की नहीं आएगी। ठीक है। डॉट वैल्यू लगा और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर। यहाँ पर आप देख नहीं सकते हो, नहीं, रिफ्रेश करके दिखाता हूं मैं देता हूं रोहित, और सबमिट किया मैंने, यहाँ पर रोहित आ गया, और पेज रिफ्रेश भी तो नहीं हुआ। हाँ बताओ, क्या क्या नहीं आ रहा तुम्हें। मैं ये पूछ रहा था, जिस डॉट सेट स्टेट तो चेंज करने के लिए होता है ना? सेट स्टेट चेंज करने के लिए होता है, लेकिन मुझे तो डिस्प्ले करवाना ना। यहाँ पे मैंने डेटा तो डेटा रेफ के थ्रू लिया ना, दिस डॉट फैच इनपुट। यहाँ पर कौन सी मैंने स्टेट लगा दी है, डॉट यहाँ सेट पर इस एलिमेंट में कहीं स्टेट दिख रही है तुम्हें, जिसमें से मैं नहीं वैल्यू उठाई है, नहीं दिख रही ना। नहीं, तो बस यहाँ पर मैं इसलिए पूछ रहा था। रेफ की मदद से ली है। लेकिन जब आपने ऑन क्लिक किया है और गेट टेक्स्ट लिया है, तो आपके पास दिस डॉट फैच इनपुट, रेफ तो हमारी यही थी, और ठीक डॉट है। करंट लगा करके वैल्यू तो इसी की उठाई है, डॉट वैल्यू करके, वो बस हमने इस स्टेट में डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि वो हमें यहाँ पर दिखानी थी, यहाँ पर दिखानी थी अपने पेज पे, इसलिए मैंने डाल दिया। क्लियर। ठीक है। वो जो वैल्यू ली थी वो तो एम्प्टी ली थी आपने इस डॉट स्टेट में ऊपर। हाँ तो वैल्यू तो एम्प्टी लूंगा ना, अगर मैं कुछ दे और दूंगा लेकिन तो वो तो प्री डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी ना। और यहाँ पर जो दिस डॉट सेट स्टेट में जो वैल्यू दी है, हम्म, ये यही ये तो है। वाली आ गई। हाँ ये है। ठीक, अब समझ में आ गया। अब आ गया। हाँ करंट तो अगर हम रैप कर रहे हैं तो करंट लगाना पड़ेगा हाँ इसे। करंट लगाना ठीक है ना? पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या है, उससे उसे पता चलेगा कि आपको कौन से रेप्स की वैल्यू लेनी है। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक। क्लियर। क्लियर। हम्म। अब हम, सबसे इंपॉर्टेंट ये था अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हम ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं, आप इन्हें ना ही यूज करो तो ज्यादा सही है। ठीक है ना, बिकॉज आप रिएक्ट में काम कर रहे हो, और आप रिएक्ट में काम करने के बाद भी HTML की फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हो, तो उससे रिएक्ट का तो कोई फायदा होने वाला नहीं है आपकी एप्लीकेशन में, है ना। तो रिएक्ट ने जो फंक्शनैलिटी दी है कंट्रोल कंपोनेंट्स की, आप उसे यूज करो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका एक नेटिव फॉर्म क्रिएट होगा रिएक्ट एप्लीकेशन में, ना कि ट्रेडिशनल HTML फॉर्म में। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हमने इतना फॉर्म सीख लिया है, तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है फॉर्म हैंडलिंग एंड फॉर्म वैलिडेशन। रिएक्ट एप्लीकेशन में जो फॉर्म हम क्रिएट करते हैं, उनके इनपुट्स को हम कैसे हैंडल करते हैं, उनके इनपुट की वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं, और उनको कैसे वैलिडेट करते हैं, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं फॉर्म हैंडलिंग के बारे में बता दूं क्या होती है। हैंडलिंग फॉर्म इज अबाउट हाउ यू हैंडल द डेटा व्हेन इट चेंजेस वैल्यू और गेट सबमिटेड। मतलब जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा, मतलब फॉर्म हैंडलिंग क्या होती है कि जब भी आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे रिएक्ट एप्लीकेशन का, तो आप उसकी वैल्यू को जो होती है वो कैसे चेंज करोगे या फिर कैसे फैच वगैरह करोगे, वो सारी चीजें फॉर्म हैंडलिंग में आती है। इन रिएक्ट फॉर्म डेटा इज यूजुअली हैंडल्ड बाय द कंपोनेंट। रिएक्ट में जो फॉर्म डेटा होता है आपका, वो कंपोनेंट्स के थ्रू ही हैंडल किया जाता है। व्हेन द डेटा इज हैंडल्ड बाय द कंपोनेंट, ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंपोनेंट स्टेट। जब आप डेटा को कंपोनेंट से उठा लेते हो, तो वो जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा आप स्टेट में स्टोर करा करके कहीं पे भी डिस्प्ले करवा सकते हो। क्लियर। तो अब हम फॉर्म हैंडलिंग को पढ़ते हैं।
मैं इस पूरे प्रोग्राम को पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। विशाल आ गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो अभी आने वाला है सर, उसकी कॉल आई थी अभी। क्योंकि ये बहुत मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सीख, चलो वीडियो तो मैं दे ही दूंगा, तुम उसको वीडियो भी कह देना। ठीक है सर। ठीक है, इंडेक्स और भाई ये हमने एक कंपोनेंट तैयार कर लिया। अब हम इसमें सबसे पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि एक फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा। सिंपल सा मैं अभी एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दूंगा, बाकी जो स्टाइलिंग वगैरह होती है उसकी सीएसएस से कर लेना। अभी एक मैं जस्ट सिंपल सा लेआउट बना देता हूँ फॉर्म का। फॉर्म, और फॉर्म में हम लेते हैं H2, या फिर एक काम करते हैं H1 यहाँ पर ले लेते हैं। H2 फॉर्म हैंडलिंग यूजिंग React.js। इसके बाद अब अगर जैसे देखो, मैं एक बात बता दूं तुम्हें, अगर तुम्हें फॉर्म्स को अच्छे तरीके से डिस्प्ले करवाना है, अभी तुम्हारा जी फॉर्म सर। इस अनइवन वे में आ रहा है, कोई इनपुट कहीं जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा। तुम चाहते हो जी कि वो जो इनपुट है आपका वो सही तरीके से, अच्छे तरीके से रेंडर्ड होकर के आए और एक स्टाइल्ड वे में आए। तो आप सिंपली, अगर जो सबसे अच्छा तरीका वो है टेबल को यूज करने का। फॉर्म के अंदर आप टेबल यूज करो। ठीक है, टेबल के अंदर आपके टेबल रो होती है जो कि आपकी टेबल्स की रो क्रिएट करती है, और टेबल डेटा होता है जिससे कि उस रो के अंदर हम डेटा डेटा डालते हैं, मतलब सेल्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं पेंट में लिख करके दिखाता हूँ तो मैं पेंट में, जैसे क्या है, टेबल टैग जब हम यूज करते हैं तो, और उसमें विड्थ और हाइट दे देते हैं। टेबल टैग यूज करोगे और उसमें विड्थ और हाइट दे दोगे तो इस तरीके से आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स टिप आ आ जाएगा, जाए। मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा। जब आप रोज क्रिएट करोगे तो क्या होगा, आपके पास इस तरीके से रोज क्रिएट होने लग जाएंगे, TR ठीक टैग का यूज करोगे। ठीक है ना। और जब आप TD का यूज करोगे तो इस तरीके से जो सेल्स होती है ना, जैसे ये सेल्स हो गई, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये ठीक। बनने लग जाएगी। कॉलम। ठीक है ना। तो जब मैं ठीक। शुरू में TR लूंगा, पहला TR लूंगा, तो जो रो होगी वो ये बनेगी। फिर उस TR के अंदर आप TD करके डालोगे, 1 TD, 2 TD, 3 TD, 4 TD। फिर अगली रो लेनी है तो फिर इस तरीके से TR लिया, फिर उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 4 TD। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो अब मैंने टेबल ले लिया, टेबल के अंदर आप लो TR। TR के अंदर मैं कितने ले लूं, मैं ले लेता हूँ एक एक काम करते हैं। यार इसमें कॉल स्पेन वगैरह बहुत ज्यादा लगाना पड़ जाएगा, और तुम्हें टेबल आती नहीं है। HTML की टेबल पढ़ रखी है? थोड़ा सिंटेक्स देखा था, टी आर टैग होता है, टी डी टैग होता है बस। पढ़ रखा है ना, कॉल स्पेन रो स्पेन आता है? एंड टैग तो वो होता है कि स्पेस को रिमूव करने के लिए। मतलब स्पेन करने के लिए जो दो कॉलम है उन्हें एक करने के लिए कॉल स्पेन, दो रो है उन्हें एक करने के लिए रो स्पेन। ये नहीं मालूम था, तो इतना मालूम था कि एक्सपेंशन रिमूव स्पेसिस जैसे में कोई लिखा चलो हुआ कोई मान नहीं, मैं मान बता के दूंगा। ठीक है, एक TR ले लिया मैंने। फिर मैं एक काम करता हूँ, एक TR और ले लेता हूँ। पहले मैं नंबर ऑफ टेबल रोज ले लेता हूँ, कितनी लेनी है। एक हेडिंग डालने के लिए लेते हैं, इसमें TD पास कर देते हैं, और इसमें दे देते हैं H3। थोड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा ये।
यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पर एक नेम से ले लेंगे TD, और एक TD और ले लेते हैं जिसमें हम इनपुट टेक्स्ट रख लेंगे। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं इसमें टेबल में भी डाल देता हूँ कुछ, बॉर्डर टू, और सेव करते हैं। अभी चेक करते हैं हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन कैसी आई है। कुछ इस तरीके से ये आ रहा है बंद करके। अब इसमें 2 कॉलम आ गए हैं और ये एक ही था। क्यों एक था? क्योंकि हमने इसमें एक ही TD यूज किया है। पहली वाली टेबल रो तो थी हमारी, ये वाली जो टेबल रो थी इसमें हमने एक ही TD यूज किया, इसलिए एक ही टेबल सेल बन के आई है। दूसरा वाला जो हमारा टेबल रो था उसमें हमने 2 TD यूज किए, एक ये रहा और एक ये रहा। तो हमारे पास 2 TD आ गए, एक नेम के लिए और एक इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए। तो अगर हमें इसको इससे जोड़ना है तो हम देते कॉल स्पैन, ठीक है। कॉल स्पैन टू, सेव करेंगे तो ये 2 हो गया। अब सबसे पहले मैं टेबल को सही कर लेता हूं। अलाइन सेंटर, ठीक है। सेल पैडिंग दे देते हैं 20 देते हैं, 10 दे देते हैं, चलो सेव कर लिया। ये आ गई आपकी टेबल। और रूल्स दे देते हैं, सेल पैडिंग मतलब? अभी बताता हूँ। ऑल, देखो सेल पैडिंग क्या करती है, जो तुम्हारे ये जो इसके बीच में स्पेस आ रहा, पहले नहीं आ रहा था। अगर मैं ये सेल पैडिंग और ये हटा दूं, सेव करके तुम्हें दिखाऊं, तुम देख रहे हो स्पेस वगैरह नहीं आ रहा है। जी सर। और रूल्स क्यों होता है? ये हमारे पास 2 बॉर्डर आ रहे हैं, 2 बॉर्डर आ रहे हैं, उनमें से एक बॉर्डर को हटाने के लिए, ठीक है। ये आ गया। जो आपका फॉर्म हैंडलिंग यूजिंग रिएक्ट जैसे इसे भी सेंटर में ले आते हैं। अलाइन सेंटर, और आपका ये जो यूजर इंफॉर्मेशन आ रहा है इसे भी सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। अब आपका नेम आ गया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए? अभी याद रखना, अभी सिर्फ मैं फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं। अब हम एक TR लेते हैं, और TR, और उसमें TD दे देते हैं। 2 TD आ गए। सबसे पहले वाले TD में लेबल देते हैं, और इसमें देते हैं हॉबीज, ले लेते हैं यूजर की। यूजर की लेवल हॉबीज भी का? तो होती है। जी सर। और TD ले लेते हैं। अब इसमें दे देते हैं ये लेवल का मीन्स क्या है यहाँ पर? लेबल। तुम देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो मत दो। जैसे स्पैन होता है ना, स्पैन मतलब एक तरीके से इनपुट जो आप दे रहे हो यूजर के लिए, मतलब इनपुट बॉक्स या फिर कोई भी इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहे हो, उसके आगे आपको कुछ हेडिंग डालनी है। जैसे मैंने नेम अच्छा। डाला है तो उसके लिए मैंने ठीक है। लेबल लिया है। क्लियर? क्लियर सर। इनपुट। अब हॉबीज जो होती हैं वो एक यूजर की मल्टीपल हो सकती है। तो मल्टीपल जब हॉबीज या फिर मल्टीपल इनपुट लेने होते हैं तो हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? क्रिकेट ले लिया हमने एक, कॉपी पेस्ट, 4 हॉबी ले लेते हैं। एक क्रिकेट, एक फुटबॉल, बेसबॉल ले लेते हैं, और कौन सी ले लें? कोई सी ले लें, चलो बास्केटबॉल। बास्केट। बास्केट। सेव करते हैं, देखते हैं इधर क्या आया।
आपके पास ये 4 हॉबीज आ गई। इसे थोड़ा दूर कर देते हैं। इसके और इसके बीच में स्पेस लाना है हमें। क्रिकेट और फुटबॉल के बीच में। एक काम करो, यहाँ पर दे दो %NBSP। सेव करते हैं। हाँ, NBSP क्या होती है? एक, उसे क्या कह सकते हैं, तुम एक तरीके की स्पेशल एंटिटी कह सकते हो। ये HTML में लगती है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। और ये स्पेसेस को देने के लिए होती है HTML डॉक्यूमेंट में। जैसे अगर आपको स्पेस एंटर करना है ना, स्पेस ठीक। बार का यूज करना है, तो NBSP। तो एक NMSP होती है, वो ज्यादा दे देती है। चलो इसको कर दिया हमने। इसके बाद हम्म, और यूजर का क्या हो सकता है? TR लेकर के जेंडर ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं? TD जेंडर ले लिया। सॉरी, लेबल ले लेते हैं। जेंडर ले लिया। और TD लेते हैं, उसमें हम दे देते हैं मेल। अब जेंडर तो किसी भी इंसान का एक ही हो सकता है, दो तो हो सकते नहीं है। तो जहां पर हमें एक चॉइस लेनी होती है, उसके लिए हम लेते हैं रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है ना? ये वही है ना, जैसे हम फिल्टर करते हैं, मेल पे क्लिक करते हैं तो मेल मेल आ जाते हैं। अरे यार, कैपिटल में आ गया इनपुट। ठीक है। और क्या ले लें? एक यूजर की एजुकेशन होती है। मतलब इसमें एक तरीके से तुम्हारे सारे इनपुट कैसे कैसे फैच करते हैं वो सब आ गए। एजुकेशन। और यहाँ पर हम TD लेते हैं। देखो, अब तुम जो ईयर या एजुकेशन वगैरह सिलेक्ट करते हो, तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह आता है। तो एक सिलेक्ट बॉक्स होता है, एक ड्रॉप डाउन होती है ना, क्लिक करने पे ओपन हो जाती है। ठीक। देखिए कि नहीं देखिए एजुकेशन वो में ड्रॉप जैसे डाउन? बीटा अरे पहले बताओ, देखिए कि नहीं ड्रॉप देखिए ड्रॉप डाउन? ड्रॉप डाउन ये तो नहीं, जैसे कि हम नीचे स्लाइस करते हैं ऊपर नीचे होता रहता है, देखो मैं ड्रैग दिखाता एंड हूँ। ड्रॉप करके। सिलेक्ट। अभी ऑप्शन में वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं ये दिखती। ये सब एचटीएमएल के फंक्शन, ये वो है ना एलिमेंट ऑप्शन। कुछ कह रहे थे तुम? ये कह रहा था ये एचटीएमएल के एलिमेंट है, सेलेक्ट हाँ, ये सारे HTML के एलिमेंट है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लिखना चाहो तो मैट्रिकुलेशन भी लिख सकते हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। और और क्या हो सकती है? चलो एक काम और कर लेते हैं, एक आखिरी और चीज लग देते हैं। वैसे तो उसका कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी वो भी एक तरीके का टेक्स्ट इनपुट है।
ठीक है ना। ये हो गया मैसेज आपका, और मैसेज में भी ले लेंगे रोज कॉलम्स। अब आखिर में हम एक बटन ले लेते हैं, टीडी। आपने दो टीडी लिया है, हाँ, क्या कह रहे दो हो? टीडी लिया है, दो टीडी लिया है। ये हाँ। तो दो टीडी तो लेंगे ना, एक मैसेज के लिए और एक टेक्स्ट एरिया के लिए। नहीं आ आ गया है? आ गया समझ में, आ गया। आ गया ना। यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट। एक काम और करते हैं, इनपुट टाइप रीसेट और ले लेते हैं। अभी मैं बता दूंगा रीसेट किस लिए, अभी मैं पूरा फॉर्म एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें। सेव कर लिया। अभी हम चेक करते हैं, हमारा इस तरीके से फॉर्म आ गया बन के। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हो रही होंगी, एजुकेशन वगैरह क्यों नहीं आया इसमें, ऑप्शन क्यों नहीं आया। अच्छा, SELECT होना चाहिए, तब ये आएगा। देखो इस तरीके की बात कर रहा था मैं, ड्रॉप डाउन की। ठीक है, ये एक तरीके का यूजर फॉर्म ही तो है, एक तरीके का, है ना। अब हम इसे सारा को सही कर लेते हैं, सारी चीजों को। क्लियर? कैसे सही करेंगे? जो आपका बटन है इसमें टीडी में दे दो, क्योंकि टीडी में क्या है, एक तो ये कॉलम है और एक आगे का ये वाला कॉलम है, तो इन दोनों को एक करने के लिए हम दे देंगे टीडी में यहाँ पे कॉल स्पैन 2। सेव करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, ये पूरा एक हो गया। और क्या करेंगे? अलाइन सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर में आ गया। थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ये थोड़ा स्पेस आ गया। सबमिट बटन जो होता है वो फॉर्म को सबमिट करने के लिए होता है, और जो रीसेट बटन होता है वो अगर आपने फॉर्म में गलत वैल्यू भर दी है तो आपको उसे इरेज करना पड़ेगा। तो आप चाहते हो उसे इरेज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि वो एक बार में रफ इरेज हो जाए, तो आप रीसेट पे क्लिक कर लेना, तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, जबकि उसमें जितने भी फील्ड्स में डेटा होगा वो सारा इरेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रीसेट का यूज करते हैं। अब इसके बाद जो टेक्स्ट एरिया है उसमें हम कॉल्स कितनी ले लें, कॉल्स अप्रोक्सीमेटली 50 ले लेते हैं, और रोज टेक्स्ट एरिया का मीन्स क्या है? मैंने परसों बताया था। वो सब स्ट्रिंग के लिए होता है ना? सब स्ट्रिंग के लिए नहीं होता टेक्स्ट एरिया, सब स्ट्रिंग के लिए क्या होगा, उस मैसेजेस जो होते हैं, मैसेजेस जो आप भेजते हो, अभी मैंने दिखाया भी है इसमें, ये इतना बड़ा है, मैसेज नहीं लिखते अच्छा, हो आप उसमें। सेव किया, ये आ गया आपके पास इतना बड़ा। और इसमें एक प्लेस होल्डर और पास कर देते हैं। ठीक है, अब इससे पहले सिलेक्ट में जाते हैं। ऑप्शन देखो, ये जो है यहाँ पर जो आपने ये जो पास किया है, ये क्या है, ये है। ठीक है, लेकिन जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे तो उसमें ये वैल्यू तो भेजोगे, ये वैल्यू जैसे तो हाई स्कूल भेजोगे, पे है ना। जी सर, हाई स्कूल। तो हाँ, तो उसकी वैल्यू के लिए आपको वैल्यू यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। ठीक है,
बताओ। जी सर, ठीक है। इसके बाद आपका जो मेल और फीमेल वाला इनपुट था, अभी इसमें क्या है, जब आप इसे सेव कर लेते हैं, इसके बाद मैं अगर इसमें दिखाऊं तो अभी आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे भी क्लिक हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे, इस पे भी हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि किसी एक पे ही क्लिक हो, बिकॉज जब भी आप रेडियो बटन पास करते हो तो आपको उस ऑप्शन में से कोई भी एक ही चूज करना होता है। ठीक। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, %NBSP ले लेता हूँ, पहले स्पेस दे देते हैं इसे, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। हाँ, तो अब मैं चाहता हूं अगर एक ही सिलेक्ट हो तो हम यहाँ पर दोनों में एक एट्रीब्यूट पास करते हैं, नेम। भाई अब इतने सारे इनपुट्स हैं, तो सीधी सी बात है, हम नेम के थ्रू ही सारा डेटा उठाएंगे, है ना। नेम के थ्रू तो उठाएंगे, तो यहाँ पर जब भी आप रेडियो बटन का यूज करो और उसके साथ कई सारे ऑप्शन दो, तो आप नेम जो पास करोगे सारे रेडियो बटन्स में वो सेम ही होगा। जेंडर बता देता हूँ, यूजर जेंडर, सी किया और पेस्ट कर दिया, सेव किया। अभी हम चेक करते हैं, कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर। हम्म। क्लियर सर। इसके क्लियर। बाद हम ऊपर वाला देखते हैं, और ऊपर वाले चेकबॉक्स में अब आप देखो, जब आप चेकबॉक्स की बात ही करोगे तो चेकबॉक्स तो काफी सारे होते हैं चेकबॉक्स में इनपुट तो। जैसे सेलेक्ट ऑल होता है, टिक आउट टिक लगा नहीं, के। सिलेक्ट ऑल तो बाद की बात है, पहले छोटी फंक्शनलिटी अपना लो, उसके बाद सिलेक्ट ऑल कर लेना। तो अगर आपको मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको इसमें से वैल्यू पास करनी, चलो पहले अब है ना, अब तो हमारा ऑलमोस्ट फॉर्म सेट हो ही चुका है, हाँ हो ही चुका है। अब हम अपना फॉर्म को जो भी रिएक्ट में फंक्शनलिटी देना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ऊपर से लेते हुए आते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, नेम है। नेम में आप क्या दे दो, सबसे पहले एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज स्टेट्स क्रिएट कर लेते हैं, और हर किसी में स्टेट से वैल्यू ले लेते हैं। यहां तक तो समझ में आया अमन? जी सर। अब स्टेट लेंगे हम। स्टेट में मैं यूजर नेम कौन? नल पास कर दूंगा, नल दे दो या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, कुछ भी दे दो, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। अब हमारी हॉबी आती थी, इसके बाद कहाँ गई, ये रही हॉबीज। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, जब हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट इनपुट है तो हम नेम लेते हैं, और नेम जो लेते हैं वही स्टेट में पास कर देते हैं। तो यहां पर भी मैं इनपुट टाइप में नेम ले लेता हूं, और इसे दे देते हैं यूजर नेम। ठीक है, और यहां पर भी हम नेम ले लेते हैं, और इसे दे देते हैं hobby1, hobby2, hobby3 एंड hobby4। ठीक है, यही नेम ले लिया मैंने, और यही चीज मैं लेकर के यहाँ पे पास कर दूंगा। नहीं यार, एम्प्टी नहीं है इसमें। अरे यार, एक चीज की दिक्कत हो गई, यहाँ पर फॉल्स दो। एक्चुअली चेक बॉक्स और रेडियो बटन में कभी भी आप स्ट्रिंग वैल्यू मत ले लेना, बूलियन वैल्यू ही होती है। यूजर नेम में ठीक है। क्या कह रहे हो? यूजर नेम में स्ट्रिंग दे सकते हम्म। हैं। यूजर नेम में हम स्ट्रिंग दे सकते हैं ना, स्टेट में दिया है आपने यूजर नेम। नल
और क्या है, एक ग्रेजुएशन नाम से भी था हमारा जो सिलेक्ट था, इसमें भी नेम दे दो। सिलेक्ट बॉक्स जब लोगे तो नेम यहाँ पे पास होगा। मैसेज है, इसमें भी नेम नहीं दिया हमने। यहाँ तक कोई दिक्कत? यूजर नेम में जो आपने नेम दिया है ना, हम कुछ भी दे कहाँ सकते हैं, पर नेम ही दे। कहाँ पर कहाँ पर? यूजर नेम में जो यहाँ पर लिखा ये है, इसके नीचे जो लिखा था यूजर नेम ये यहाँ पर। जी सर। यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, डबल पोस्ट में आपने यहाँ पर हाँ, इसके यहाँ पर टैग में कुछ भी दे सकते हो आप, यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। लेकिन वहाँ पर नेम देना ही पड़ेगा। हाँ, वहां पर नेम, वहां पर, यहाँ पर जी सर। ये तो प्री डिफाइंड है। ठीक है। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर एक प्लेस होल्डर और ले लेते हैं एंटर नेम डालने के लिए। ठीक, इसके बाद वैल्यू, वैल्यू क्या आएगी बताओ? डॉट स्टेट डॉट यूजर नेम। पक्का? यूजर नेम की तो वैल्यू दे रहे हैं। दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर नेम। यूजर नेम वहाँ पर ऊपर एम्प्टी है। यहाँ पर हाँ, हम स्टेट के थ्रू हम पास कर रहे हैं, तो उसमें कुछ डेटा निकालेंगे, तो उसके लिए भी यूजर नेम देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब जो हमारी हॉबीज है उसमें वैल्यू क्या आएगी बताना? हॉबीज के लिए हॉबीज में दिस डॉट स्टेट डॉट हॉबीज वन। दिस डॉट स्टेट डॉट हॉबीज। हॉबीज वन। अब तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सारी प्री डिफाइंड ही तो है। जी सर। है ना? क्रिकेट की जगह कोई और यूजर कुछ और तो भरेगा नहीं ना, तो यहाँ पर प्री डिफाइंड वैल्यूज पास कर दो सबसे पहले तो। कैपिटल में आएगा। क्या? कैपिटल में आएगा सी। कोई बात नहीं, स्मॉल में भर दिया तो क्या हो गया। ठीक है, अब इसमें स्टेट लगा दो। वैल्यू तो आपने लगा दी, लेकिन एक होता है जब आप, जो चेक बॉक्स होते हैं इनमें चेक करने पे स्टेट पास होती है। जब भी चेक होंगे ना तब स्टेट होगी। कब होंगे? जब ये चेकड होंगे। ठीक है। ठीक। मतलब अभी तो आपने सिंपल ये वैल्यू ली है, लेकिन अगर मैं इसके आगे चेकड लिख देता हूँ, जी सर, चेकड, एक्चुअली अगर हमने सुनो सही, चेकड लिख दिया, देखो चेकड लिख दिया, सेव किया, तो अब ये चेक होकर के आ जाएगा। ठीक है। ठीक तो है। मतलब चेक, जब भी जो भी चेक होगा उसी की वैल्यू हमें उठानी है। जो भी चेक होगा उसी की वैल्यू तो उठानी है। उसी की वैल्यू पिक कर लेंगे हम। हाँ, उसी की वैल्यू पिक जैसे कर हमें लेंगे और उसी वैल्यू को हम लेकर के हॉबीज में डाल देंगे। ठीक ठीक है। है। ये इनपुट फॉर्म्स के अंदर हम हमें कुछ भी, क्रिकेट लिखा है आपने, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, हम्म। हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो वो तो कुछ भी वापस लिख वो। सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जो यहाँ पर लिखा मैंने वही यहाँ पे पढ़ दिया, क्योंकि यही यूजर की ये जो वैल्यू है उसी को देख करके तो यूजर करेगा, तो वैल्यू भी तो यही जानी चाहिए। ठीक। चेकड किया मैंने, ठीक। जैसे ये चेक होगा तो
तो इसकी जो वैल्यू दिस डॉट स्टेट, जो तुम्हारे चेक बॉक्स होते हैं उनकी दो ही वैल्यू होती है बुलियन वैल्यू, एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, हमेशा याद रखना। इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स दी है। ठीक है, ठीक है। दिस डॉट स्टेट डॉट हॉबी वन। देखना अभी मैं सेव करूंगा तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स में जो वैल्यू है क्रिकेट, और इसकी वैल्यू कब पास होगी? जब ये चेक होगा। तो चेक्ड एक बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट होता है वैल्यू की तरह इनपुट एलिमेंट में एचटीएमएल के। तो जब वो चेक होगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जाएगी, और चेक कब होगा? जब वो ट्रू होगा। अभी हमने क्या दे रखा है? दिस डॉट स्टेट डॉट हॉबी वन में फॉल्स दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर दूं और सेव करूं तो यहाँ पर देखना ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है। बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रखना। क्लियर? ठीक। अब क्या करना है? यही चेक, यही वैल्यू उठाओ, कॉपी करो, और यहाँ पर एंड यहाँ पर तीनों जगह डाल दो। बस इसमें हॉबी वन की जगह हॉबी टू हो जाएगा, इसमें हॉबी थ्री हो जाएगा, इसमें हॉबी फोर हो जाएगा। और ठीक है, अभी हमने इवेंट हैंडलर नहीं लगाया, अभी हमने सिर्फ वैल्यू को पास करने के लिए लगा रहे हैं। मैं वन बाय वन चीजें कर ही इसलिए रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी हमने इवेंट हैंडलर कोई भी नहीं लगाया। ठीक। इसके सारी बाद, वैल्यू पे, सारी हाँ वैल्यू पे अभी मैं टिक लग सिर्फ जाएगा। वैल्यूज का ही यूज कर रहा हूँ। इसके बाद ठीक। चेक्ड, आपके इनपुट सॉरी चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स में चेक्ड प्रॉपर्टी के थ्रू ही वैल्यू पास होती है। जब वो चेक होंगे, मतलब जब वो क्लिक होगा तभी आपकी वैल्यू पास होगी। चेक्ड इज इक्वल टू, अब चेक इसमें कैसे बॉक्स और वैल्यू रेडियो पास होगी? बटन। इसमें पास कुछ अलग तरीके से होती है, याद रखना। रेडियो बटन में अलग ही तरीके से वैल्यू पास होगी। इसमें एक ठीक। वैल्यू और दे दो, क्योंकि यहाँ पर ये मेल है, इसलिए वैल्यू क्या आएगी? मेल। और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? खांसी आ गई थी, सॉरी। ईमेल। ठीक है, अब इसे चेक जो है हमारा, इसे भी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब इस चेक्ड में हम कैसे वैल्यू पास करेंगे, मतलब इन रेडियो बटन्स में कैसे वैल्यू पास करेंगे? तो जैसे ही दिस, मतलब दिस डॉट स्टेट डॉट, क्या था हमारा? यूजर जेंडर। जैसे ये चेक्ड होगा तो दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर जेंडर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल टू मेल के, जो आपने यहां पर वैल्यू दी है उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन हो जाएगी मेल। उसी तरीके से फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? डॉट स्टेट डॉट यूजर जेंडर। ठीक है, क्लियर? बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? जी सर, जी सर। ऊपर ऊपर तो नेम दिया है और यहाँ पर वैल्यूज दी है। नेम दिया तो है, नहीं, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। ऊपर में जैसे मैं यूजर नेम दिया है, जेंडर दिया है हॉबी वन आपने। हॉबी टू हॉबी थ्री, तो वही तो यहाँ पे दिया यूजर जेंडर अलग अलग देना पड़ेगा ना भाई। ठीक है सर। ठीक है। और वैल्यू और उसमें रेडियो, और रेडियो बटन में इस तरह से पास किया जाता है, जिस डॉट स्टेट डॉट यूजर हम्म। जेंडर। अब यहाँ पर क्या दोगे? वैल्यू, यहाँ की वैल्यू जो होगी वो यहाँ से पास होगी। सेलेक्ट की। दिस डॉट स्टेट डॉट, कौन सी आएगी? ग्रेजुएशन, यही तो आएगी। जी सर। इसके बाद आपकी ये आ जाती है टेक्स्ट इनपुट, तो इसमें क्या आएगा? चलो इसमें तुम बताओ। टेक्स्ट इनपुट में, टेक्स्ट इनपुट में तो हमेशा नेम, वैल्यूज पहले आती है। नेम कहाँ गया इसमें से? नेम मैसेज ये रहा। नेम नेम को मैसेज। देख करके ही वैल्यू डिसाइड होगी, अच्छा। क्योंकि यही तो हमने स्टेट बनाई है। क्या लगेगा? मैसेज। हम्म। अगर हम नेम हटा दें यहाँ पर तो कंसीडर नहीं फिर करेगा। फिर कैसे करोगे तुम? फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से इनपुट में चेंज कर रहे हो? ठीक है सर। ठीक है, ठीक। सेव हो गया। अब बनाना पड़ेगा। अब मेन काम है जो कि आपको फंक्शन बनाना, और फंक्शन बनाने के साथ ही आपका फॉर्म हैंडलिंग खत्म। तो फंक्शन हमारे दो तरीके के बनेंगे।
सबसे पहला फंक्शन जो कि बनेगा वो चेक बॉक्स और रेडियो बटन के लिए बनेगा। किसके लिए? चेक बॉक्स और रेडियो बटन के लिए चेक बॉक्स और पहला रेडियो बटन फंक्शन। के लिए। और वो जो फंक्शन होगा ना वो सेम ही होगा। ठीक। या फिर एक काम करते हैं, हम अलग अलग बनाएंगे तो इससे अच्छा तो हमें एक ही में बना लें। एक ही में बना लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, सब में ऑन चेंज पास कर देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर अलग अलग बनाएंगे ऐसे, अगर हमारे पास बहुत सारे हुए तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑन चेंज करके दिस डॉट फैच इनपुट, ठीक है। और यही चीज कॉपी करो, अब कॉपी कर लो इसे। अब यही चीज आप कहाँ पे पेस्ट कर दो? इधर। यही चीज आप कहाँ पे पेस्ट कर दो? इधर। यही चीज कहाँ पे? इधर। एंड यही चीज यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यही चीज यहाँ पे, और यही चीज यहाँ पे। कंपनी में सर यही इस तरह से काम होता हो, क्या? फॉर्म जो बनते हैं कंपनी में, जो फॉर्म बनते हैं इस तरह से वर्क होता होगा। देखो ये तो क्या है कि ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंटरनली कैसे एक फंक्शनलिटी होती है, एक तरीके की छोटी सी एप्लीकेशन उन्होंने बनाई है फॉर्म पे भेज। लेकिन कंपनीज में क्या होता है कि हर एक, अब इतना बड़ा फॉर्म है, इसको क्या कोई बंदा बनाने के लिए टाइम खराब करेगा क्या? बने बनाए फॉर्म्स आते हैं, कुछ होते हैं फॉर्म्स रिएक्ट के, बने बनाए फॉर्म्स आते हैं, उन्हें लगा देते हैं। अच्छा। हाँ। सर खुद के होते होंगे रिएक्ट में। खुद के जैसे टेम्पलेट होते हैं ना, मैंने बूट स्ट्रैप में बताया था, जी बने सर। बनाए कोड होते हैं, उसी तरीके से होते हैं बने बनाए फॉर्म्स वो होते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। और कभी कभार क्या होता है, छोटी मोटी एप्लीकेशन होती है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। समझ में आई जी? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। जी सर आ गया था। अब ऑन चेंज करने पे हमारा फैच इनपुट काम करेगा। अब फैच इनपुट को ले लेते हैं, फैच इनपुट यहाँ पे बनाएंगे। स्क्रीन से अच्छा। फैच इनपुट, इसमें इवेंट पैरामीटर पास करेंगे। और इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले कांस्टेंट लेते हैं, या तो मैं, दो तरीके हैं इसको करने के, कॉम्प्लिकेटेड है एक सिंपल है। तो सिंपल वाले से कर रहा हूँ कि नॉर्मल वाले से करूँ? सिंपल वाले से करवाते हैं, एक काम करते हैं, हम काम है, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। या फिर चलो देखते हैं, जो भी है अभी, पहले मैं पहले अपना एक तो चेक कर लूँ जो भी है। दिस डॉट सेट स्टेट एक लेते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, और उसमें हम चेक बॉक्स ही कहते हैं, इज चेक्ड। क्या वो चेक्ड है? ई डॉट टारगेट डॉट डॉट। टाइप इज इक्वल्स टू, अगर वो जो टाइप है वो क्या है? चेक बॉक्स। जो आपका टाइप है वो चेक बॉक्स है, जो भी है, ठीक है। फिर हम सेट स्टेट को यूज करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट। अब यहां पर लेंगे ई डॉट टारगेट डॉट नेम, पहले मुझे को लिखने दो, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। इस चेक्ड, और एक काम और कर लेते हैं, हम फॉर्म को ले लेते हैं। फॉर्म है इसमें और लगा दूंगा, उसके बाद मैं बता देता हूँ। ऑन सबमिट करने पे फैच फॉर्म डेटा, फैच फॉर्म डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर देते हैं। और
सबसे पहले तो इसका प्रिवेंट कर देते हैं। डिफॉल्ट इनपुट प्रिवेंट कर देते हैं और उसके बाद अब कंसोल कर लेते हैं, या फिर कंसोल पहले चेक कर लेते हैं। इतना हमने काम कर लिया, मैंने चेक भी नहीं किया। फाइन, अभी मैंने इतना दे दिया, ठीक है ना। चेक करते हैं, कंसोल ओपन कर लेते हैं। मैंने इतना कुछ दे दिया और ये चले नहीं। दे दिए है वैल्यू, यू प्रोवाइड अ वैल्यू prop form field on change handle, this will render read only field। you provide a value prop to form field on change handler, ये कहाँ से दे रहा है? fetch input, मेरे को शुरू में ही देख लेना चाहिए था और मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। ये फॉर्म का तो काम सही बना ना, फॉर्म का जितना फॉर्म बनाया उतना तो काउंट सही है। पहले तो जो चीज गलत है उसको देखते हैं। ये एरर दे रहा है। सबसे पहला एरर तो इसका है कि जो टी आर वगैरह है वो टी बॉडी और टी हेड और टी फुट में लगना चाहिए। ये हमने नहीं लगाया, इसलिए मैं अभी ये लगा रहा हूँ। जैसे ये करूंगा ये वाला एरर चला जाएगा। पहला एरर गया, अब दो ही रह गए। द टैग लेबल इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन द ब्राउजर इफ यू मीन टू रेंडर रिएक्ट कंपोनेंट स्टार्ट इट्स नेम विद अपर केस लेटर। द वैल्यू प्रॉप ऑन सेलेक्ट शुड बी नॉट बी नल, एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा ठीक है, जो आपकी सिलेक्ट है यहाँ पर, ये जो वैल्यू प्रॉप है ये नल नहीं होनी चाहिए, ये आपकी एम्प्टी होनी चाहिए। ओके, रिफ्रेश करो, एक चला गया। द टैग लेबल इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन दिस ब्राउजर। ओके, तो लेबल टैग जितना भी है उसे हटा लो, लेबल को हटा दो। यहाँ पर लिख दो आप स्पैन, ठीक है। जितने भी लेबल है ना, चेंज ऑल ऑकरेंस दो, स्पैन दे दो, सेव कर दो, रिफ्रेश करो। अब 5 लेबल रह गया। अपर केस लेटर बता रहा है। स्पैन, सेव किया। चला गया। अभी हम सबमिट करते हैं तो वर्क्स फाइन आ गया हमारा। देखो इसमें एरर क्या था अभी तक फॉर्म में। रिएक्ट के फॉर्म में जब भी आप टेबल क्रिएट करो तो उसमें जो फॉर्म का ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है, सबसे पहले वाला, उसमें टी हेड में डालो उसे। और उसके बाद जो मिडल वाला बॉडी का पार्ट होता है, जैसे मैंने ये वाला जो पार्ट है यूजर इन्फॉर्मेशन वाला, ये किसमें डाला, टी हेड में। इसके बाद ये जो बॉडी है इसकी, मतलब जहां से हम फॉर्म का इनपुट लेंगे, उसे किसमें डाला, टी बॉडी में। देख लो, टी बॉडी में डाला उसके बाद, ठीक है, टी बॉडी में। और उसके बाद जो नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला पार्ट, उसे किसमें डाला, टी फुट में। टी हेड नहीं, टी फुट डालना पड़ेगा, टी फुट। सेव करो, अब रिफ्रेश करो। हाँ ठीक है, तो आपको ये चीज यूज करनी पड़ेगी जब भी आप टेबल के थ्रू फॉर्म क्रिएट करो रिएक्ट एप्लीकेशन। अभी मेरा फाइन वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अब हमारा जो काम रह गया था ये वाला, उसे कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल, यहां तक समझ में तो आया। जी सर, दिस, ऊपर वाला कोड नहीं समझ आ रहा, फैशन हाँ अभी कोड मैं वाला। समझा रहा हूँ। डॉट स्टेट डॉट, आपका सबसे पहले यूजर नेम था, योर नेम इज, इधर देता हूँ
योर नेम इज कॉमा दे दिया, इसके बाद कॉपी कर लो, योर hobbies bees are this dot state dot हॉबीज hobby 1 comma this dot state dot hobby 2 comma this dot state। भाई कोई सी भी हॉबी हो सकती है ना? जो कर्ली ब्रेसेस में आएगा ना, दिस डॉट स्टेट डॉट हॉबीज। क्यों करली ब्रेसेस में आएगा? मैं बाहर लिख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट अंदर थोड़ी ना लिख रहा हूँ। अगर अंदर लिख रहा होता तब तो करली ब्रेसेस में आता। करली ब्रेसेस में तो यहाँ आएगा JSX में अगर आप लिखोगे तो, क्योंकि JSX में जावास्क्रिप्ट थोड़ी ना अलाउ होती है। ये तो जावास्क्रिप्ट बाहर लिख रहा हूँ मैं। समझ में आई? ठीक है सर, है नहीं आई? आ गया। थोड़ा थोड़ा बताओ। आ रहा है, लेकिन वो ये रेंडर के नीचे आपने ये तो उसमें जेएसएक्स लिख दिया है, कर्ली ब्रेसेस में तो जेएसएक्स आती है, और जो जावास्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं। देखो रेंडर के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, रेंडर के ऊपर JSX नहीं लिखोगे। रेंडर के अंदर रिटर्न के अंदर जब भी लिखोगे वो JSX में ही लिखा जाएगा, ठीक है? अदरवाइज वो HTML जैसा लिख रहे हो वैसा ही प्रिंट करके दे देगा। समझ में आया? जी सर, नहीं आया? आ गया आ गया। दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर जेंडर, और जेंडर इज एक मिनट, ये क्या हो गया? मैंने पूरा कॉपी कर लिया क्या? जेंडर इज और मैसेज मैसेज। अब चेक करते हैं, पहले पहले तुम्हें मैं ही समझा दूं। ये वाला देखो, मैंने क्या किया है, फैच इनपुट हर किसी उसमें लगाया। तो कुछ मेरे पास चेक बॉक्स है, मतलब जिनका टाइप है क्या है, चेक्ड, ठीक है ना? ठीक, जिनका टाइप ठीक है क्या है, सर। चेक्ड, चेक। ठीक है? मतलब जिनका टाइप चेक बॉक्स कह सकते हो तुम, रेडियो बटन में भी चेक बॉक्स ही होता है एक तरीके से, ठीक है? जिनका टाइप चेक बॉक्स है, तो उसमें मैंने क्या किया है कि ई डॉट टारगेट डॉट नेम, मैंने बताया था जब भी हम मल्टीपल टेक्स्ट इनपुट लेते हैं तो हम नेम से लेते हैं। तो नेम, अब यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट इनपुट आएंगे, जितने भी आएंगे वो सारे एरेज में आएंगे, और उसमें इस चेक्ड मतलब उनका टाइप चेक किया जाएगा सबसे पहले कि क्या वो चेक बॉक्स है, ठीक। क्या वो चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स। अगर वो चेक बॉक्स हैं, इस चेक्ड मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है डॉट टारगेट डॉट टाइप, अगर वो चेक बॉक्स होते हैं, मतलब यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लग रहा है और टर्नरी ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन रखी जा रही है यहाँ पर। ठीक। अगर टाइप चेक बॉक्स है तो वो चेक हो जाए, और अगर टाइप ऑफ चेक बॉक्स नहीं है तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उनकी जो वैल्यू है वो सेट हो जाए, ठीक। ठीक है? अगर वो टारगेट वो डॉट टाइप, अगर वो चेक बॉक्स है तो हम्म टारगेट डॉट चेक हो जाए। हम्म अगर चेक बॉक्स नहीं है तो वो हम्म उनकी वैल्यू हो जाए। तो उनकी वैल्यू आ जाए, ठीक है ना? जैसे हमने पहले किया था आगे जो नीचे। लगाया है दिस डॉट सेट स्टेट डॉट ई डॉट टारगेट करके। ये क्या दे रहा है, इंस्टीट्यूट सो एक्सपेक्टेड डबल इक्वल्स टू, कहाँ पर देख लिया इसने डबल इक्वल्स टू? ट्रिपल इक्वल लगा दिया। ये रहा, ट्रिपल इक्वल्स टू यहाँ पर लगेगा। हाँ क्या कह रहे थे तुम? हाँ, ये मैं ये पूछा था, ये लगाया जो ऊपर करो एक मिनट। हम्म दिस डॉट ई, ये कर्ली ब्रेसेस में जो दिया है, कौन ई सा? डॉट टारगेट डॉट, दिस ये डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट, दिस सेट डॉट स्टेट सेट स्टेट, बना, हाँ। ई डॉट टारगेट, ये आपने लिस्ट ये उसमें क्यों दे दिया? ये एरे में क्यों दिया है? हाँ, जी सर, अरे मैंने में क्यों लास्ट दिया? क्लास में अमन बताया था कि जब हम मल्टीपल टेक्स्ट इनपुट लेते हैं
तो हम जो स्टेट्स होती है उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो नेम से ही क्रिएट करते हैं, नेम के अंदर जो पास करते हैं उसी से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर ठीक। मल्टीपल है, अगर मैं एक एक करके करूंगा तो मैं एक काम करना, तुम जो पहले वीडियो मैंने कराया ना वो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, तुम उन्हें देखना, उसके बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मैंने ये यहाँ पर क्यों किया है। ठीक है सर। ठीक है ना। अभी हम जरा चेक करते हैं हमारा जो फॉर्म है ठीक से काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्रिकेट, फुटबॉल, मेल, ग्रेजुएशन, हेलो, यूजर, सबमिट किया। योर नेम इज रोहित सिंह, योर हॉबीज आर ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, दो आई हैं ट्रू और एक आई है, दो फॉल्स आई हैं। योर जेंडर इज मेल, योर मैसेजेस हेलो यूजर, योर हॉबीज आर ट्रू ट्रू क्यों हॉबीज दे तो रहा है? क्रिकेट और फुटबॉल हो गया क्रिकेट सर। और फुटबॉल क्यों नहीं आ रहा? हम्म, हॉबीज टाइम पास। वैल्यू तो मैंने दी है इसमें, क्रिकेट और फुटबॉल। चलो कोई नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो फिर इसे तभी देखेंगे। एक काम करूं मैं इसे हटा करके देखूं, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, रिफ्रेश करते हैं। हाँ, क्रिकेट और बेसबॉल अब आएगी। तुम एक काम करना, जी सर। तुम हॉबी ये जो 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है ना, ठीक। ठीक है, इसमें एक काम करना, इसमें ये ना दे करके तुम इस तरीके से दो, नल। अगर सर अगर कोई एरर आए एक तो मिनट रुक उसको जाओ, लिखा एक आता है मिनट ना। रुक जाओ, मैं बता पहले रहा हूँ। delete। बेसबॉल फुटबॉल, अच्छा ये दे रहा कंपोनेंट चेंजिंग, अच्छा अरे यार वो फॉल्स ही देना पड़ेगा, सॉरी मैं भूल गया था कि चेक बॉक्स के लिए यही लगेगा। हाँ तुम क्या कह रहे थे? मैं जैसे कोई चीज एरर आती है तो वो लिखा आ जाता है ना कि इनवैलिड इनपुट जब भी कोई फॉर्म भरते हैं। मैंने देखा है हाँ तीन वो आ फॉर्म जाता है, भरे। वो अभी करा देंगे। तुम एक बात बताओ, तुम पहले कठिन चीज क्यों करना चाहते हो? अभी बट मैं में कठिन जैसे सा कोड, अब नहीं, अभी मैं कठिन सा कोड लिख दूंगा तो फिर क्या तुम उसे समझ लोगे? नहीं नहीं, मैं ये पूछ नहीं रहा था समझ मैं पाओगे कि ना। जैसे जैसे अब अब एरर आप आया ये ना। देखो कि जब मैंने आपको जावास्क्रिप्ट समझाई थी, अगर मैं आपको डायरेक्ट रिएक्ट जेएस समझाता तो क्या आप उसे समझ लेते? नहीं। नहीं ना। मैंने फॉर्म को देखो, मैं तो क्रिएट कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बना दूंगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, एक स्पैन लेते हैं, स्पैन से लेकर के हम एरर मैसेजेस पास करते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्म क्रिएट नहीं करना है तब तक आप फॉर्म वैलिडेशन कैसे करोगे? वो जो चीज होती है ना वो फॉर्म वैलिडेशन होता है, वो फॉर्म वैलिडेशन अभी हम अगले उसमें करेंगे, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही है। ठीक। ठीक, ठीक है। क्लियर। क्लियर सर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।